ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोग देखिए क्लास 12 के हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में लेक्चर नंबर 11 पे आ गए। 10 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लोरोफॉर्म का क्या करना है, मैन्युफैक्चर करना है। क्लोरोफॉर्म की हम लोग प्रिपरेशन में लैब मेथड कर चुके थे और अब मैन्युफैक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर थोड़ा सा ये देखिए ज़रा कि मैन्युफैक्चर में भी दो मैन्युफैक्चर है। मैन्युफैक्चर में भी हम लोगों ने दो मैन्युफैक्चर करा है। देखिए कौन कौन सा मैन्युफैक्चर आ रहा है। ये 23-24 हो गया, फिर क्लास 12 हो गया, फिर इसके बाद हेलो एल्केन, उसके बाद फिर हेलो एल्केन पीडीएफ। अगर हम लोग को क्लास 11 का थोड़ा सा आप रिकॉल कर सकें कि जब एल्केन मीथेन का क्लोरीनेशन करते हैं तो क्या बनता है, ये रिकॉल करिए। कॉपी में पहले वो हेडिंग आज की डेट करके और लेक्चर नंबर 11 वो हेडिंग कर लीजिए, तो जिससे वो यूट्यूब पर देखने में आपको टैली करने में आसानी रहेगी। और तेज बोलिए। HCHO फॉर्मल्डिहाइड नहीं भाई, मीथेन को क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं, मीथेन का क्लोरीनेशन कराते हैं। हाँ तो H रिप्लेस होके Cl लगाइए तो क्या बन जाएगा। नहीं, पहले मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा ना, पहले CH3Cl, पहले CH3Cl, उसके बाद CH2Cl2। देखिए आपको दिखाते हैं, जब रिएक्शन हम लोग करेंगे तो 4 प्रोडक्ट बनते हैं, 4 प्रोडक्ट बनते हैं। देखिए जरा, पहले आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए। जैसे मीथेन है मेरे पास, CH4 है, फिर हमने क्लोरीनेशन कराया और क्लोरीनेशन कराने के लिए कोई कंडीशन याद आती है आपको। मीथेन का क्लोरीनेशन, यस, H म्यू, मतलब या तो वर्ड्स में सनलाइट लिखें या H म्यू ऐसे कर दें। तो पहले स्टेप पे ये बनाता है CH3Cl, क्या नाम है, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल, अभी नोट मत करिए, पहले सुन लीजिए, कहानी सुनिए पहले। मिथाइल क्वाइड, फिर इसका फर्दर क्लोरीनेशन कराते हैं, इसी का फर्दर क्लोरीनेशन कराते हैं। तो देखिए एक हाइड्रोजन यहां से हटा के Cl लगाया तो मिथाइल क्वाइड, एक हाइड्रोजन और हटाइए तो CH2 हो गया, CH3 था ये, CH2, एक क्लोरीन और लगा दिया तो Cl2 हो गया, CH2Cl2 हो गया। फिर फर्दर क्लोरीनेशन कराते हैं, एक हाइड्रोजन और हटाइए तो CH हो जाएगा, एक क्लोरीन और लगा दीजिए तो Cl3, ये हमको मिल गया क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और एक स्टेप में और आता है, एक हाइड्रोजन बचा और हटा दीजिए, एक क्लोरीन और लगा दिए तो CCl4 बन गया। तो कितने प्रोडक्ट बने, 4 प्रोडक्ट बने। ये हम आपके मुंह से सुनना चाह रहे थे कि मीथेन के क्लोरीनेशन से 4 प्रोडक्ट बनते हैं, मिथाइल क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म CCl4, मोनोक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ये चारों याद हो जाएगा। एंड ऑल दी 4 प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन साइमल्टेनियसली। ये चारों प्रोडक्ट एक साथ बनते हैं, चारों एक साथ बनते हैं। आप चाहें कि क्लोरोफॉर्म अकेले बना लें तो नहीं बन पाएगा, चारों एक साथ बनते हैं। और फिर ये चारों कंपाउंड लिक्विड है। क्लोरोफॉर्म तो बात मत करिए प्लीज, क्लोरोफॉर्म तो पहले से पता था कि लिक्विड होता है ना। ये चारों कंपाउंड हेलो एल्केन्स तो लिक्विड होते हैं। एंड ऑल दीज 4 हेलो एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड इन अ फॉर्म ऑफ मिक्सचर। ये सब एक साथ मिलते हैं। तो हम क्या कर लें कि इनको सेपरेट करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा देते हैं। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 61 डिग्री सी। क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट 61 डिग्री सी। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज बेस्ड अपॉन विच फिनोमेना, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे डिफरेंस कर लेते हैं। तो देखिए बनाने का तरीका क्या हो गया। अच्छा, इसको हम किस बेसिस पे कहें कि ये मैन्युफैक्चर है, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये चीप है कि कॉस्टली है। बात ना करिए, इधर ध्यान दीजिए बेटा, सामने ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग। मैंने ये क्वेश्चन किया कि ये चीप है कि कॉस्टली है, विद द रीजन। खाली गेस नहीं करना।
हाँ ठीक है, नहीं लैब में बनाएंगे तो बड़ा कॉस्टली पड़ेगा। मीथेन तो नेचुरल गैस है, C12C4, C12C4 को नेचुरल गैस कहते हैं। ये देखिए C12C4 को नेचुरल गैस कहते हैं। नेचुरल गैस क्या होता है? गैसेस विच कम आउट नेचुरली फ्रॉम ऑयल वेल्स, इट इज कॉल्ड नेचुरल गैस। जब ड्रिलिंग करते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनिंग कराते हैं, जब पेट्रोलियम निकालते हैं अर्थ से, तो उसके साथ में डीजल है, केरोसिन है, ये सब है, और ये साथ में गैस भी निकलती है। तो इसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। रिवर नेचुरल गैस इज अ वेरी चीप सब्सटेंस। जहां भी हमारा नेचुरल गैस दिखाई पड़ा, समझ लीजिए मैन्युफैक्चर की बात करने जा रहे हैं, जैसे वर्ड नेचुरल गैस दिखाई पड़ा तो मैन्युफैक्चर की बात करने जा रहे हैं। और प्लस नेचुरल गैस में कितना, 4 गैसेस होती हैं, बट इसका 85% क्या होता है? मीथेन होता है। 85% तो मीथेन होता है। इसलिए यहां पे देखिए, अगर हमको कंपोजिशन बताना है तो चारों बताइएगा कि नेचुरल गैस में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होता है। एंड इफ यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट केमिकल इक्वेशन, तो वी राइट ओनली मीथेन इन द केमिकल इक्वेशन, नेचुरल गैस को। तो ठीक है, नेचुरल गैस से हमने क्लोरोफॉर्म का मैन्युफैक्चर कैसे किया? तो पहले क्लोरिनेशन करा दिया, तो कितने प्रोडक्ट मिले? 4 प्रोडक्ट मिले। उसके बाद इस क्लोरोफॉर्म को मैंने कैसे हटाया वहां से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा के। ठीक है, स्टार्ट करिए। हम लोग ये देखिए यहां पर आ गए थे, मैन्युफैक्चर हम लोग कर रहे थे, ये आ गए थे। हेडिंग क्या था? मैन्युफैक्चर लिखे, ए पार्ट बाय द क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। और वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ा सा। 2 नाम है, एक तो नाम है मेथिलीन क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड, ये कॉमन नेम है इसका, और इसी का आईपीसी नेम है डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। ये हेडिंग करिए, ए पार्ट बाय द क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, बाय द क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, बाय द क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। राइट ओनली केमिकल इक्वेशन। अभी जो रिएक्शन लिखा था हम लोगों ने, जो रिएक्शन लिखा था वही वाला कॉपी करिए, CH4 प्लस Cl2, CH4 प्लस Cl2। एरो पे क्या लिखा? सनलाइट, सनलाइट। या तो वर्ड्स में सनलाइट लिखते हैं और या तो H म्यू लिख देते हैं ऑन द एरो सनलाइट। फिर 4 प्रोडक्ट बनाइए जरा, CH3Cl, CH3Cl क्या है? मिथाइल क्लोराइड, प्लस दूसरा प्रोडक्ट CH2Cl2, CH2Cl2 क्या नाम है? मेथिलीन क्लोराइड। फिर तीसरा और मेन प्रोडक्ट है CHCl3, इसी को बना रहे थे हम लोग क्लोरोफॉर्म। और चौथा प्रोडक्ट है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। फिर पैरा चेंज करके लिखे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्लोरिनेशन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्लोरिनेशन, after completion of chlorination, chloroform is separated, chloroform is separated by fractional distillation, chloroform is separated by fractional distillation, fractional distillation। फिर अगली हेडिंग करिए बी पार्ट, अगली हेडिंग बी पार्ट। 2 मैन्युफैक्चर थे। बी पार्ट लिखिए, बाय द पार्शियल रिडक्शन, बाय द पार्शियल रिडक्शन ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पार्शियल रिडक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो फिर जरा इस वाले रिएक्शन को देखिए, क्लोरिनेशन को ऑक्सीडेशन कह सकते हैं क्या? क्लोरिनेशन इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ क्लोरीन को, क्लोरीन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, तो अगर क्लोरीन निकाल दे तो रिडक्शन बोलेंगे, फिर क्लोरीन निकाल दे तो रिडक्शन बोलेंगे, या हाइड्रोजन ऐड करें तो रिडक्शन बोलेंगे। तो इधर देखिए, अगर मीथेन से हम क्लोरोफॉर्म की तरफ आ रहे हैं तो इसको ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, और इधर से पीछे जा रहे हैं मीथेन की तरफ तो इसी को हम रिडक्शन कह रहे हैं। हमको यहां से यहां आना है तो इसको रिडक्शन नहीं कह सकते,
कह सकते हैं ना। और क्योंकि अगर हमने रिडक्शन बोला तो रिडक्शन मतलब कंप्लीट रिडक्शन होता है। CCl4 को पहले रिड्यूस करेंगे, ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, लास्ट में मीथेन बन जाएगा। अगर हमने कुछ नहीं कहा, खाली रिडक्शन कहा, तो रिडक्शन इज सपोज्ड टू बी कंप्लीट रिडक्शन और मीथेन बनता है। लेकिन हमको खाली यहां से यहीं आना है, तो आपको एम्फसाइज करना पड़ेगा, यू विल हैव टू से इट इज पार्शियल रिडक्शन। 3 तरह का रिडक्शन हम लोगों ने सीखा था ना, 2H, 4H एंड 6H। 2H, 4H, 6H, 3 तरह का रिडक्शन। तो पार्शियल रिडक्शन करना है तो 2H से खाली कर देंगे, ठीक है। रिएक्शन लिखिए, केवल लिखिए CCl4 प्लस 2H, पार्शियल रिडक्शन CCl4 प्लस 2H। हमने जिंक HCl डाल दिया। जिंक HCl क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऑन द एरो जिंक ऑब्लिक HCl इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो प्रोडक्ट बना दीजिए CHCl3, और गैस करिए क्या बनाया जाए साथ में? HCl, बहुत अच्छा, प्लस HCl। फिर अगली हेडिंग करिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हेडिंग करिए फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन राइट देयर आर 4 प्रॉपर्टीज। Number 1, chloroform is a colorless volatile liquid. Colorless volatile liquid। और मतलब ये लेस वोलाटाइल होता है कि हाईली वोलाटाइल है कि मॉडरेट है? हाईली वोलाटाइल। कैसे पता? हाँ, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन, क्लास 9 का क्वेश्चन है। पहले तो ये बता दिए बॉइलिंग पॉइंट कहते किसको हैं? नहीं, देखिए अबू ने क्या कहा, जिस टेम्परेचर पे, आपने क्या कहा? और थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए बेटा, बी एक्साइटेड, तो आवाज में थोड़ा एनर्जी ऐड करिए। इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जो आपने कहा, जिस बॉइलिंग पॉइंट पे, क्या वेपर खाली बॉइलिंग पॉइंट पे बनता है? एनी टेम्परेचर, ऑल टेम्परेचर। इवेपोरेशन अकर्स एट ऑल टेम्परेचर, बॉइलिंग अकर्स एट ओनली 1 टेम्परेचर। मतलब पहले देखिए, जो भी आंसर करिए, जिसने किसी ने आंसर किया गलत हुआ कोई बात नहीं है, उसको इस तरह से करिए कि उसको पता लगे कि मैंने गलती क्या किया था। सब लोग खाली अपनी अपनी बात करते जा रहे हैं बस। आई एम अ टीचर, मेरा काम क्या होता है? आपको यह एहसास न होने दे कि आपने कोई क्राइम कर दिया। ज्यादातर जैसे जब बच्चे का गलत होता है, उसके अंदर फीलिंग कैसी होती है? अच्छा लगता है उसको? पब्लिकली नहीं अच्छा लगता। ऊपर से हम और ऊपर चढ़े जा रहे हैं उसके, तो अगली बार से एफर्ट ही नहीं करेगा वो। तो हमारी जिम्मेदारी क्या? हमको तो ये उसको प्रमोट करना चाहिए कि कम से कम वेरी गुड, यू हैव अटेम्प्टेड एटलीस्ट। बोलना तो शुरू किया, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे चुपचाप बैठे रहते हैं, और अगर आप बोल नहीं रहे हैं तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे, कभी नहीं सीखेंगे, क्योंकि यहाँ ये चल ही नहीं रहा है। जब एफर्ट करेंगे तभी होगा। फिर भाई हम ये कह रहे हैं कि कितनी अच्छी कार है, खड़ी है, क्या पता कि क्या है ये? अगर कार फरारी है और खड़ी है, तो उसमें और मारुति में क्या फर्क है? दोनों खड़ी हैं तो खड़ी है। भाई आपको खूब आता है, लेकिन आप बोल ही नहीं रहे, तो आप में और अनपढ़ में कोई फर्क नहीं है। आप पढ़ना लिखना जानते हो, पढ़ते नहीं है आप पढ़ना लिखना जानते हो, पढ़ते नहीं है, तो आप में अनपढ़ में कोई डिफरेंस नहीं है फिर। ठीक है भाई, यही तो हम लोगों ने कितनी बार
जैसे रोज 10 मिनट अकेले बैठा करिए, सिट इन साइलेंस एंड कीपिंग योर स्पाइन एंड नेक स्ट्रेट। ऐसे इससे क्या फायदा, जब भी बैठिए तो बैठने का तरीका यही होना चाहिए, आपकी कमर और गर्दन एकदम सीधी रहे। क्या फायदा बायोलॉजिकली, उसी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम होके गुजरता है, उसी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम होके गुजरता है। और प्लस आप अपने स्पाइन पे बॉडी का वेट ना डालिए, कम नहीं करना, ना डालना है, क्योंकि जब आप स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे तो वेट आपका लेग पे जाएगा, तब वेट आपका लेग पे जाएगा। और स्पाइन उसी के थ्रू तो सारा ट्रांसमिशन होता है यार, सारे न्यूरॉन सब कुछ वहीं से होके तो गुजरता है। बॉडी का कोई पार्ट नहीं है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से अटैच ना हो, ये पता है कि नहीं, इसको रट लीजिएगा। मैंने कहा कि बॉडी का कोई पार्ट ऐसा नहीं है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से अटैच ना हो। सद्गुरु एक साउथ के हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप अच्छे से बैठना सीख जाइए तो यू कैन डाउनलोड द एंटायर यूनिवर्स इन योर हेड। नॉलेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऋषि मुनि ऐसे तो बैठे रहते हैं और डाउनलोड करते रहते हैं। ये करके, ये मुद्रा क्या कहते हैं इसको योग में, दिस इज कॉल्ड ज्ञान मुद्रा। बहुत अच्छा, आपको कैसे पता, बहुत अच्छा, दिस इज कॉल्ड ज्ञान मुद्रा। ये दिस इज कॉल्ड ज्ञान मुद्रा। ये इंडेक्स फिंगर एंड थंब को ऐसे टच किया तो ज्ञान मुद्रा, क्योंकि उसको कैसे रिप्रेजेंटेशन किया है कि ये जो 5 होता है, ये 5 क्या होता है, ये हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, जो छोटी वाली फिंगर है, और ये हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है, ये इंटेलेक्ट को करता है, ये सोल को करता है, ये सुप्रीम सोल को करता है, ये आत्मा, ये परमात्मा। तो ये जैसे ये देखिए, हाँ आत्मा परमात्मा का मिलन, ठीक है। क्योंकि आप देखिए जो हमारे पास नॉलेज होती है, जो हमारे पास ज्ञान होता है, जैसे ज्ञान का मतलब क्या, कैसे पता कि आपको भूख लगी, कौन बताता है, आपका माइंड बताता है, सोल बताती है आपको। कैसे पता कि कौन सा हेयर कितना बढ़ना है, आई लैशेस कितने बढ़ने हैं, ये कौन डिसाइड करेगा, क्या हम डिसाइड करते हैं क्या? भाई एक कान लंबा हो गया, एक कान छोटा हो गया, हंसना नहीं, खूब बढ़िया सोचिए। मतलब ये चीज आपको बैठ करके सोचना पड़ेगा, तो लगेगा कि यार कोई तो पावर है, नाम कुछ भी दे लीजिए उसका, कोई तो पावर है जो अपने हिसाब से कंट्रोल करती रहती। वो कौन सी चीज है, किसकी वजह से आंख खुलती है सुबह? बहुत से लोग नहीं उठते, सोते रह जाते हैं। या जो ब्रेथ अंदर गई, इसकी कितनी % गारंटी को बाहर आएगी? और होता क्या, यही तो होता है, एक सांस गई फिर नहीं आई, खत्म, यही तो होता है ना। इसी को क्या कहते हैं, डेथ, इसी को तो डेथ कहते हैं। तो और तो फिर ये करता कौन है, ये बैठ के सोचना होगा आपको कि ये इनहेल एक्सहेल कौन करता है। अगर आप करते हैं तो हमेशा करिए, फिर 100 साल के बाद भी करते रहिए, 500 साल करिए, 1000 साल करिए, वो तो हमारे हाथ में होता नहीं है। यही तो हो रहा है ना। तो वो ये सब चीजें कौन करता है, ये सब सोल करती है, क्योंकि उसके हटते ही ये सारा इनिशियल एक्सहेलेशन सारा खत्म हो जाता है। जो हार्ट बीट चल रही बंद हो जाएगी, किडनी काम करना बंद कर देगी, सब कुछ बंद हो जाता है ना। इसी को अल्टीमेट नॉलेज कहा जाता है। तो अल्टीमेट नॉलेज किसके पास है? सोल के पास में है, सोल के पास में। लेकिन हमारा जो माइंड होता है, हमारा जो इंटेलेक्ट होता है, हमारी जो सेंसेस होती हैं उसके सराउंडिंग में रहती हैं, तो धीरे धीरे वो डिल्यूटेड होने लगता है। डिल्यूटेड मतलब फेड होने लगता है थोड़ा थोड़ा। तो इसीलिए करते हैं ये, जब हम करते हैं ये, कौन कहाँ गया? आत्मा गई परमात्मा के पास। क्योंकि ये कहा जाता है कि गॉड की जो डेफिनेशन दी गई है कि हु इज गॉड, फिर से बोलिए, जोर से बोलिए। नहीं बेटा, या तो बोलिए या तो चुप रहिए, या तो बोलिए और सबके साथ बोलिए। देखिए हम अकेले के लिए नहीं बोल रहे हैं, बोलिए या तो सबके साथ में बोलिए, और या तो चुप रहिए, फिर या तो सुनिए या बोलिए, दो में से एक काम करिए, खूब अच्छे से करिए। भाई दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते आप, या तो बोल सकते हैं या सुन सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जो कुछ भी है उसको शेयर करिएगा, कुछ दिमाग में आ रही है, और नहीं तो आप सुनिए फिर उसको।
हमने ये कहा कि जैसे जब बीच बीच में ये देखिए, ये कौन, किसकी सोल कहाँ गई? बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के पास, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के पास। और सेंसेस तो वर्ड में रहती हैं, सेंसेस वर्ड में रहती है ना। सेंसेस कभी इनवर्ड होती हैं कि आउटवर्ड होती हैं? सेंसेस। अभी ऐसे आंख बंद कर लीजिए, इसका खाना बंद। कितने लोग हैं कहते हैं 10 मिनट ऐसे आंख बंद करके बैठे रहिए, नहीं बैठ सकते वो। 10 मिनट घड़ी देख के उलझन होने लगेगी आपको। तो ये इनका खाना क्या, आइस का खाना क्या है? ये संसार, कुछ न कुछ देखना चाहती हैं। क्या देखना चाहिए नहीं पता, बस देखना है इनको, इनका ये काम ही है। ये कहते चुपचाप ऐसे बैठिए, कुछ नहीं सुनना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सुने ना, कुछ न कुछ तो सुनेंगे। एसी की आवाज़ सुनेंगे या कहीं खट हुआ वो सुनेंगे, कुछ न कुछ सुनेंगे। तो ये सेंसेस हैं, ये हमेशा आउटवर्ड होती, अंदर नहीं जाती है ये। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है? ये कहा जाता है कि दिस यूनिवर्स, दिस वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड। माइंड वही प्रोजेक्ट करता है। उस दिन भी हम लोगों ने कहा था, इफ यू सपोज दिस इज अ गुड पर्सन तो यू विल फाइंड ओनली गुडनेस, एंड इफ यू सपोज दिस इज अ बैड पर्सन तो यू विल फाइंड इविल्स ओनली। तब बुरी चीज, पर्सन इज द सेम। इसका मतलब कि अच्छाई बुराई तो आपके माइंड की वजह से दिखाई पड़ रही है। तो वही चीज आ रही है। माइंड है, क्या माइंड वही देखता है? डज माइंड सी द रियलिटी? आंसर इज नो। मैंने कहा कि माइंड ट्रुथ को देखता है क्या? ट्रुथ है ही नहीं तो देखेगा क्या? दिस वर्ड इज एन इल्यूजन। कैसे पता? बिकॉज एवरीथिंग चेंजेस हियर, एवरीथिंग चेंजेस, एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट, द होल वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट। भाई आज से मुश्किल से 20 साल 25 साल पहले यहां पे ये बिल्डिंग नहीं थी, और फिर 50 साल के बाद फिर नहीं रहेगी। ये होता है, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन संसार का नियम है। भाई आपके अंदर जैसे सब चेंज होता रहता है। भाई कभी यहां पे कोई राजा राज करता था, भाई अकबर था, तो अब तो नामो निशान खत्म हो गया। फिर कोई आया, फिर कोई आया, फिर कोई आया, फिर कोई आया, ये तो चलता रहता है। अशोक था, अशोक ग्रेट अशोक, अब फिर उसके बाद चले गए, सब चले गए। तो ये तो लॉ ऑफ नेचर है। हियर एवरीथिंग कम्स टू गो फॉर, एवरीथिंग कम्स टू गो, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड जगत। जगत का मतलब होता है जागच्छति, संस्कृत का वर्ड है जगत, जिसको संसार कहते हैं। जागच्छति, द थिंग विच गोज इज कॉल्ड जगत। जागत जागत, द थिंग विच गोज इज कॉल्ड जगत। तो यहां की हर सारी चीज कैसी है? ट्रांजिएंट है, टेम्परेरी है। तो इसलिए किसी भी चीज से अटैच नहीं होना है। अगर अटैच होंगे तो यू विल गेट सॉरो, बिकॉज वन डे इट हैज टू गो। तो गॉड ने ये कहा है कि दिस वर्ड, आई हैव क्रिएटेड दिस वर्ड फॉर व्हाट? जस्ट टू एंजॉय द वर्ल्ड, बट विदाउट बीइंग अटैच्ड। जैसे आज का दिन हमने आपको दिया, तो जस्ट एंजॉय दिस डे। लेकिन कुछ भी जाता है तो आप परेशान मत होइए, बिकॉज एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। तो वो मैनेज करेगा कि हमको कहाँ रखना है, किसको हटाना है, किसको नहीं हटाना है, किसको आज सुलाना है, किसको कल जगाना है, ये उसका डिपार्टमेंट है। अब आप रो रहे हैं बैठ करके कि ये तो चले गए, तो ये क्या है? दिस इज योर इग्नोरेंस। रिमेंबर, इंटेलिजेंट डू नॉट ग्रीव, वाइज डू नॉट ग्रीव। उन्हीं को क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं। बुद्ध इज नॉट द नेम। बुद्ध किसको कहते हैं? इनलाइटेंड पर्सन को बुद्ध कहा जाता था। भाई किसी ने पूछा था कि हु आर यू, तो बुद्ध जी ने कहा था आई एम अवेकेंड। नाम नहीं बताया कि आई एम गौतम बुद्धा, बोले आई एम अवेकेंड, मतलब मैं एनलाइटेंड हो गया।
ठीक है, वापस आते हैं। मतलब कहने का ये है कि जैसे स्पाइन को स्ट्रेट करके, और ये इसका लॉजिक समझ आया, साइंस समझ आया, व्हाई दिस इज कॉल्ड व्हिच मुद्रा? ज्ञान मुद्रा। तो ज्ञान मुद्रा क्यों? क्योंकि नॉलेज कहां से अल्टीमेटली आता है? हाँ, सोल को कहां से आता है? गॉड से, परमात्मा से आता है। तो वहां पे जाते हैं ऐसे। तो दिस इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। कभी देखिए ऋषि मुनि ऐसे बैठे रहते हैं, तो कोई तो लॉजिक होगा। और योगा इज अ साइंस, योगा इज अ साइंस। अब तो हमारी मॉडर्न जो साइंस है वो भी एक्सेप्ट करती है कि हाँ, इससे मेंटल पीस मिलता है, हेल्थ अच्छी होती है, ये तो मानते हैं ना। नहीं तो पूरे दुनिया में योग कैसे होता? इसलिए योगा डे मनाते हैं, तो पूरा वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट करता है। इतने लोग, कितने लोग को बेवकूफ बनाएंगे? 8 बिलियन की आबादी है पूरे वर्ल्ड में, कितने लोग को बेवकूफ बनाएंगे? और रिसर्च होता है। पता नहीं आपको पता है नहीं कि योगा की यूनिवर्सिटीज हैं, ये पता है कि नहीं? योगा की यूनिवर्सिटीज हैं। बिहार स्कूल ऑफ योगा, अभी प्राइम मिनिस्टर ने उनको पद्मश्री अवार्ड दिया है। कुछ तो होगा, पद्मश्री अवार्ड दिया है। बिहार स्कूल ऑफ योगा बिहार में है, और वो रिसर्च यूनिवर्सिटी है। फिर बेंगलोर में एस व्यासा यूनिवर्सिटी है, स्वामी विवेकानंद रिसर्च इंस्टीट्यूट है, योगा का रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी उनका एक डेटा आया है, ओनली विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग यू कैन रिड्यूस योर वेट। दिस इज प्रूवन, ट्रस्टेड, रिसर्च किया है उन्होंने, यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया है कि एक तरीका है ब्रीदिंग का, एक्सरसाइज का, उससे आप वेट लूज भी कर सकते हैं, वेट गेन भी कर सकते हैं, ब्रीथ करके केवल। अगर आप इफ यू लर्न हाउ टू ब्रीथ प्रॉपरली, वो उनकी टेक्निक है, ठीक है। वो जब आप इंटरेस्टेड होगे तो मेरे पास आइएगा, तो आई विल एक्सप्लेन इट, ठीक है। तो मतलब कहने का कि योग ऐसा कोई मजाक नहीं है, इट इज अ साइंस। योगा इज अ साइंस ऑफ व्हाट? इट इज अ साइंस ऑफ माइंड। योग मन का विज्ञान है, इसको रटिएगा। योग मन का विज्ञान है। मन को कंट्रोल कर पाते हैं क्या? योग से कर लेंगे, योग से कर लेंगे। मन, ये जो योग मन का विज्ञान है, ठीक है। चलिए फिर वापस आते हैं। तो मतलब ये कर रहे थे कि जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी कर रहे थे कि इट इज अ हाईली वोलेटाइल लिक्विड। तो हमने कहा था कि कैसे पता कि हाईली वोलेटाइल है? तो आपने कहा इकरा, बिकॉज इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 61 डिग्री सी। फिर मैंने कहा था कि सबसे एकदम बेसिक क्वेश्चन बताइए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। यहां बात चल रही थी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो फिर अब ने क्या कहा था? द टेम्परेचर एट विच इट इज कन्वर्टेड टू वेपर। ये तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर। देखिएगा, अगर हमने ये वाटर ले लिया, वाटर इज द वोलेटाइल सब्सटेंस। जहां भी वाटर रहेगा इसके ऊपर वाटर के वेपर जरूर एग्जिस्ट करेंगे। और वेपर की स्टेट क्या है? गैस। गैसेस ऑलवेज एग्जर्ट सम प्रेशर। ये तो गैस की प्रॉपर्टी है, गैसेस एग्जर्ट सम प्रेशर। इसी प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। जिसके ऊपर जो वेपर आई उसके प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलते हैं। अच्छा, हम अगर इसको हीट अप करना शुरू कर दें, इस लिक्विड को, तो इस वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा, क्योंकि ये बढ़ेगा ना, मॉलिक्यूल धीरे धीरे बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? कंटेनर के बाहर प्रेशर कितना है? 1 atm। ये वाला प्रेशर जब इसके बराबर हो जाए, इसका प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, व्हेन इट बिकम्स टू 1 atm, दिस लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो वी कैन से बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच व्हाट इज इक्वलाइज्ड? हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत अच्छा। जिस टेम्परेचर पर ये दोनों प्रेशर इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर ऑफ द लिक्विड, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट एंड इट अकर्स एट अ सर्टेन टेम्परेचर। इवेपोरेशन अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। ये तो क्लास 9th में आता है, ठीक है, सोल्यूशन के चैप्टर में आता है, 12th में भी आता है, फिर से सोल्यूशन के चैप्टर में। तो बॉइलिंग पॉइंट क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो हम लोगों ने ये किया था, सोल्यूशन के चैप्टर में ये स्टडी किया था कि अगर हम इसमें लाके कोई इंप्योरिटी डाल दें, नॉन वोलेटाइल,
तो ये क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है। क्यों डिक्रीज कर देता है? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर नहीं जाने पाते। ये रास्ते में खड़ा हो गया, ना जा रहा है ना जाने दे रहा है। हाँ, ये ना जा रहा है ना जाने दे रहा है, क्योंकि खुद भी नॉन वोलेटाइल है, तो ऊपर ना जाता है ना इनको जाने देता है। जब नहीं जाने दे रहा तो यहाँ मॉलिक्यूल कम हो जाते हैं, वह प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। जब वह प्रेशर डिक्रीज हो गया, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अब आपको आना है इसके बराबर 1 atm तक आना था, तो आपको टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। इसको अच्छे से रट लिया जाए, कई क्वेश्चन इसी से मिल जाते हैं आपके ना। अब इसमें कुछ भी डाल दें हम तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ जाएगा, प्रोवाइडेड दैट सब्सटेंस इज नॉन वोलेटाइल। हमने पानी में ला करके थोड़ी सी विस्की मिला दी, जो बनाएगा आप बनाइए, हमको खाली बताइए बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, अब बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि आपने वोलेटाइल लिक्विड मिला दिया। ये वह प्रेशर बढ़ा दिया, इसने वह प्रेशर बढ़ा दिया तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, ये डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, और फिर वापस हम लोग आते हैं 61 डिग्री सी है, क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट 61 डिग्री सी है, तो 61 को हम इससे कंपेयर करना चाह रहे हैं। 100 डिग्री सी को पहले से जानते थे कि जब क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को कैसे रखा जाता है, टाइट बॉटल में, हमेशा टाइट बॉटल में, क्योंकि अगर आपने खोल कर रखा तो ये उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, इट इज हाईली वोलेटाइल लिक्विड। चलिए कंटिन्यू करिए, सेकेंड पॉइंट करिए, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 61 डिग्री सी। its boiling point is 61 degree C, 61 degree C. Then third point, it is insoluble in water. It is insoluble in water, but soluble in organic solvents. But soluble in organic solvents like ether and alcohol, like ether and alcohol, ether and alcohol. The number 4 and very important, its vapor when inhaled, its vapor when inhaled, its vapor when inhaled causes temporary unconsciousness, causes temporary unconsciousness, temporary unconsciousness. फिर अगली हेडिंग करिए केमिकल प्रॉपर्टीज, देन राइट chemical properties, and total there are only 9 properties. Total there are only 9 chemical properties. Chemical property heading करके ब्रैकेट में लिख लीजिए only 9 properties. And then number 1 is oxidation. Property number 1, oxidation. हेडिंग करके फिर कहानी पहले सुन लीजिए। ऑक्सीडेशन, क्लोरोफॉर्म मस्ट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम ऑक्सीडेशन whenever it is to be used. First, it is always checked before using it for the presence of oxygen. बिना उसके टेस्ट किए क्लोरोफॉर्म को यूज नहीं किया जाता है। अगर ऑक्सीडेशन हो भी जाता है, ऑक्सीडेशन हो गया तो क्या बनाता है, हाईली पॉइजनस फॉस्जीन गैस, COCl2 इज द फॉर्मूला, हाईली पॉइजनस फॉस्जीन गैस। और ऑक्सीडेशन के लिए क्या कंडीशन है, ऑक्सीजन होनी चाहिए और सनलाइट होनी चाहिए। बहुत अच्छा, ऑक्सीजन होनी चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए। ऑक्सीजन ना हो उसके लिए बॉटलिंग कैसे करते हैं हम लोग, फिल्ड अप टू माउथ, फिल्ड अप टू माउथ इन द बॉटल, फिल्ड अप टू माउथ इन द बॉटल। इसको ऐसे करते हैं हम लोग, जब क्लोरोफॉर्म की बॉटलिंग करते हैं तो हम लोग यहां तक फिल करते हैं,
नहीं तो नॉर्मली लिक्विड मेडिसिन देखिए ऐसे ऐसे खाली रहती है ना, ऐसे मिनिस्कस बनाती हैं, ऊपर से ऐसे खाली रहता है ज़्यादातर लिक्विड की बॉटल देखिए तो, लेकिन क्लोरोफॉर्म यहाँ तक फिल करते हैं, माउथ तक फिल करते हैं। पहला प्रिकॉशन लिया, एंड ऑफ अदर इन ऑर्डर टू अवॉइड सनलाइट डार्क बॉटल, डार्क कलर बॉटल में रखते हैं एंड कूल प्लेस में रखते हैं। और नहीं तो कौन सी गैस बनती है, COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड, केमिकल नेम कार्बोनिल क्लोराइड, ऐसे फॉर्मूला आता है, C डबल बॉन्ड O Cl, बुक में सब जगह ऐसे लिखा रहता है बस COCl2। ये मैंने स्ट्रक्चरल फॉर्म में किया तो ज़्यादातर अब आपको समझ में आएगा। ये इसको क्या कहते हैं, कार्बोनिल, C डबल बॉन्ड इज कॉल्ड कार्बोनिल, एंड देन Cl लगा है तो कार्बोनिल क्लोराइड, जनरली नोन एज फॉस्जीन गैस, कॉमन नेम से ज़्यादा जानते हैं, केमिकल नेम इसका कार्बोनिल क्लोराइड है। और इसी को ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए इट इज नंबर 1 इट इज फिल्ड अप टू माउथ इन द बॉटल, एंड नंबर 2 इट इज स्टोर्ड इन अ डार्क एंड कूल प्लेस एंड केप्ट इन अ डार्क कलर बॉटल में करके। नंबर 1 ऑक्सीडेशन लिखिए, एक्सप्लेनेशन प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑक्सीडेशन, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, in the presence of sunlight, chloroform is oxidized by the oxygen of air, to form a highly poisonous phosgene gas, PHOSGENE, अंडरलाइन करिए, phosgene, to form phosgene gas, underline phosgene gas, full stop. That is why chloroform is stored, in a dark colored bottle, filled up to mouth and kept in a dark and cool place, then write chemical equation, 2 moles of chloroform, 2 moles of CHCl3, chemical equation करिए, 2 moles of CHCl3 plus O2, and then on the arrow sunlight, H mu कर दीजिए, and below the arrow air, then poisonous COCl2, 2 molecules, 2 moles of COCl2, क्या नाम है, phosgene gas, write the name phosgene, highly poisonous phosgene gas, plus 2HCl, plus 2HCl, then write note, in the note write a small amount of ethanol, bracket में 1%, in bracket write 1%, a small amount of ethanol, 1% is added to chloroform, at the time of packaging, full stop,
ethanol reacts with phosgene. ethanol reacts with phosgene, ब्रैकेट में if formed, अगर बन जाती है तो if formed, then bracket close, and converts it into non-poisonous diethyl carbonate. Then write chemical equation. 2 moles of C2H5OH, 2 moles of C2H5OH plus COCl2 phosgene gas giving C2H5 whole twice CO3, C2H5 whole twice CO3, diethyl carbonate, nomenclature diethyl carbonate plus 2HCl, 2HCl. स्टॉप राइटिंग. इस रिएक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, ये जो नोट में हम लोगों ने लिखा, अगर क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन अगर ये बन भी जाती है, क्या, फॉस्जीन गैस, कैसे, ऑक्सीडेशन से. सारे प्रिकॉशन आपने लिए. उसके बाद ऑक्सीजन को रोकना तो बड़ा मुश्किल काम है. कहीं ना कहीं से तो आपको ऑक्सीजन मिल ही जाएगी. सनलाइट को रोकना बहुत मुश्किल काम है. यूवी तो कहीं ना कहीं से मिल जाएगी. तो ऑक्सीडेशन, कभी कभी आप देखिए एथेनॉल, जब इसको क्लोरोफॉर्म से डेथ सुना है कि नहीं आपने, क्लोरोफॉर्म से. हाँ, अगर डॉक्टर ने प्रिकॉशन लिए तो डेथ भी हो सकती है, क्योंकि अंदर ये ज़्यादा बन गई, कहीं ऑक्सीडेशन हो गया. तो कभी भी जब क्लोरोफॉर्म को डिलीवर करते हैं तो कहीं भी एयर से एक्सपोज नहीं होना चाहिए. डायरेक्टली बॉडी के अंदर क्लोरोफॉर्म जाना चाहिए, बाहर उसका एक्सपोजर नहीं होना चाहिए. उसके पहले आपने क्लोरोफॉर्म बना के रखा था और किसी के गलती की वजह से उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो गया, एयर है चली गई, तो इसीलिए तो अभी हम लोगों ने कहा था कि बिफोर यूजिंग क्लोरोफॉर्म इट मस्ट बी टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. पहले उसकी टेस्टिंग करते हैं कि ऑक्सीजन है तो नहीं. अगर और उसको भी करने के लिए मान बन भी गई तो उसके अंदर भी हम एथेनॉल डाल के रखते हैं 1%, इतने प्रिकॉशंस लेते हैं. उसको डालने से क्या फायदा, फॉस्जीन गैस इज कन्वर्टेड इनटू नॉन पॉइजनस डाइथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है. तो हमने जो आपसे क्वेश्चन किया था कि सेकेंड रिएक्शन का क्या फायदा, हाँ, पॉइजनस को नॉन पॉइजनस में, कि अगर आपने सारे प्रिकॉशन लिए उसके बाद भी अगर ऑक्सीडेशन हो भी गया तो उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए, उसको पॉइजनस कैरेक्टर को हटाने के लिए हमने एथेनॉल डाल के रखा है, तो ये नॉन पॉइजनस से कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, फिर अगली प्रॉपर्टी करिए, नंबर 2. प्रॉपर्टी नंबर 2, हेडिंग करिए रिडक्शन. प्रॉपर्टी नंबर 2, रिडक्शन. नंबर 2, रिडक्शन. टोटल 9 प्रॉपर्टीज, रिडक्शन. फिर जरा देखिए, अभी जो रिएक्शन आपने लिखा था, जो पहला वाला रिएक्शन हम लोगों ने आज जब क्लास शुरू किया था कि क्लोरोफॉर्म को जब बनाते हैं, आज का जो रिएक्शन शुरू किया था वो किस कंपाउंड से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, मीथेन से किया था. मीथेन का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं, मतलब क्लोरिनेशन कराते हैं, तो पहले मिथाइल क्वाइट, फिर मेथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म एंड देन CCl4, ऐसे हम लोगों ने किया था. और अब हम लोग उसी का उल्टा करने जा रहे हैं. फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑक्सीडेशन बोलते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिडक्शन कहते हैं. तो अब जरा सोचिए कि अगर हम क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन कराते हैं, पीछे आते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है, जोर से बोलिए. हाँ, क्या क्या, मीथेन तो सबसे लास्ट में है यार, नहीं सीरियल में नहीं, क्लोरोफॉर्म के जस्ट पहले क्या है, हाँ CH2Cl2 है, मेथिलीन क्लोराइड है, CH2Cl2 है.
भाई वो कंपाउंड आप याद करिए जो अभी हम लोगों ने लिखा था, CH4 था, पहले क्या बना था CH3Cl, फिर क्या बना था इकरा CH2Cl2, फिर क्या बना था CHCl3, फिर क्या बना था CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड हम लोगों ने फॉर्म किया था। ठीक है, तो अगर वापस चलिए इसी के आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा था, बैकवर्ड डायरेक्शन में हम लोग यहां पे थे, ये शिशिर कहना चाह रहे थे, इसके जस्ट पहले कौन सा कंपाउंड, हाँ नाम क्या, मेथिलीन क्लोराइड, उसका नाम है मेथिलीन क्लोराइड डाइक्लोरोमीथेन। तो जब इसका रिडक्शन करेंगे तो एक तो ऑप्शन ये है कि ये बन जाएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग रिडक्शन किया तब यहां पहुंचेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग किया तो गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी फिर, तो या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया रिडक्शन को। फिर लिखिए फर्स्ट पार्ट, देन राइट अ सेंटेंस, क्लोरोफॉर्म व्हेन रिड्यूस्ड with zinc oblique HCl, reduced with zinc oblique HCl, comma, it is converted into methylene chloride, then chemical equation CHCl3 chloroform plus 2H, then on the arrow zinc oblique HCl, in the presence of zinc HCl वही कंपाउंड बना दीजिए CH2Cl2, क्या नाम है, मेथिलीन क्लोराइड प्लस HCl, देन राइट सेकेंड पार्ट। रिडक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया हम लोगों ने, देन राइट सेकेंड पार्ट, ही राइट व्हेन रिड्यूस्ड विद Mg/H2O, मैग्नीशियम Mg/H2O, comma, methane is obtained, then methane is obtained, then chemical equation CHCl3 plus 6H, ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन है, प्लस 6H, अब रिड्यूसिंग एजेंट डाला Mg/H2O, then which compound, methane, CH4 is obtained, plus 3HCl, मीथेन प्लस 3HCl। फिर अगली प्रॉपर्टी करिए प्रॉपर्टी नंबर 3, ये वाली शीट तो आपके फोन पे होगी सबके पास, मैंने ग्रुप पे डाल दिया था। नंबर 3 हाइड्रोलिसिस, थर्ड प्रॉपर्टी हाइड्रोलिसिस। नो स्टॉप राइटिंग। किसी भी हैलाइड की जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो क्या बनेगा, किसी भी हैलाइड की हाइड्रोलिसिस करा दें, हैलोजन हटा के OH लग जाता है। किसी भी हैलाइड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जैसे RX था, हाइड्रोलिसिस करा दें तो X हटा के OH लग जाता है, अल्कोहल बन जाता है। और फिर इंटरेस्टिंग क्या है, जितने हैलोजन होते हैं सारे हट जाते हैं। एल्किल हाइड से अल्कोहल बनता है, डाई हैलाइड से डाईहाइड्रिक अल्कोहल बनेगा, ट्राई हैलाइड से ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बनेगा। क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है, ये RX बॉन्ड, ये वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। RX बॉन्ड ये वाला बहुत वीक बॉन्ड है, बिकॉज पोलर है ये। हैलोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड पोलर होगा, बहुत जल्दी टूट जाता है।
और टूट करके बहुत इजीली रिप्लेस हो जाता है। OH हमने लगा दिया। तो अब मेरे पास अभी जो कंपाउंड है उसमें 3 हैलोजन लगे हुए हैं, 3 क्लोरीन लगा हुआ है, CHCl3। ये किया तो जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनाएंगे? हाँ, बहुत अच्छा, OH OH OH। फिर कुछ बोलना चाहेंगे आप? ऐसे मत बोलिए कि कोट वर्ड में बात करिए, ऐसे बोलिए कि सबको समझ में आ जाए कि क्या कह रहे हैं आप। किसी को समझ में आ रहा है शिशिर क्या बोल रहे हैं? ओनली आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। First, I want to listen that phenomena which will occur here in this reaction when, हाँ नहीं भाई, पूरा माहौल आपने गड़बड़ कर दिया। मैंने जो किया, when 2 or more than 2 which are attached to the same carbon, अनस्टेबल, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे, जो मेन चीज हो रही है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, किसी कार्बन से जब 2 या 2 से ज्यादा OH लग जाते हैं तो ये अनस्टेबल हो जाता है। सुनिए, ऐसा कुछ याद आता है? When 2 or more than 2 which are attached to the same carbon, it becomes unstable. Then what happens? H2O निकल जाता है, वाटर निकल जाता है। वाटर निकल गया तो क्या बचा? फॉर्मिक एसिड बचा। जो बचा वो ये बचा, HCOOH, फॉर्मिक एसिड बचा। लेकिन यहां पर NaOH प्रेजेंट है कि नहीं? हाइड्रोलिसिस कैसे कराया आपने? NaOH से तो कराया होगा। जब हैलोजन हैलाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो किसके प्रेजेंस में? एल्कली के प्रेजेंस में। NaOH से KOH डालते हैं तो जब ये NaOH रहेगा, NaOH के रहते हुए एसिड बन सकती है क्या? ये चुपचाप बैठ के देखता रहेगा। एंड दैट टू इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH से स्ट्रॉन्ग बेस कैसा हो सकता है? इससे स्ट्रॉन्ग बेस होता है क्या? NaOH की pH वैल्यू कितनी? 14 विच इज द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ pH। इससे ज्यादा तो pH होता नहीं है भाई, यही तो होता है। इसी को और किस नाम से जानते हैं? कास्टिक के नाम से जानते हैं, कास्टिक। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कभी कभी, हाँ कास्टिक सोडा। कभी आपने हाथ से कपड़े धुले कि नहीं धुले? रिन से। जैसे जब, हाँ जब हॉस्टल में हम रहते थे, हाँ रिन साबुन से जब हॉस्टल में रहते थे तो संडे कपड़ा धोबी घाट होता था। डेली तो कपड़ा धुल नहीं सकते, तो संडे 2-3 घंटे का प्रोग्राम रहता था। तो बगल के जो हॉस्टल लड़के होते थे, अब यार एक मेरा धुल देना ला के डाल दिया, अब इतना तो धुल ही रहा, एक और धुल देना क्या फर्क पड़ेगा। तो अब फ्रेंडशिप पे धुलना पड़ता था आपको। फ्रेंड, यही तो होता है फ्रेंडशिप में। अब वो यार हम जा रहे हैं, अभी जरा थोड़ा टहल के आ रहे हैं, एक मेरा धुल देना प्लीज यार, बस एक ही कह रहे, ज़्यादा नहीं। तो अब आप क्या होता है, जब 2-3 घंटा यहाँ पे कट जाता था, यहाँ पे कभी ऐसा हुआ? जब नहीं तो उतना देर आपने धुला नहीं ना, उतनी देर धुला नहीं आपने। अगर ये कास्टिक, ये जो रिन है, आप 3 घंटा आप कपड़ा धुलिए तो यहाँ पे स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाती है इसके बाद, पानी और उसकी वजह से। और यहाँ पे तुरंत तो नहीं पता लगता है, फिर शाम को पता लगता है कि जब आप हाथ धोने जाते, जल अच्छा कट गया है, ब्लीडिंग हो रही है। तो ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है। स्किन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए इसको। इसीलिए देखिए, इसीलिए जैसे सोप के अंदर इसको डालते हैं कि नहीं? सोप के अंदर इसको डालते हैं। और कास्टिक, कई सारे सोप हैं, जैसे जब बेबी बहुत छोटा होता है उसके सोप में कास्टिक नहीं होती है। अरे इतनी सॉफ्ट स्किन, बाप रे बाप। कभी देखते हैं आप, ऐसे करिए लाल हो जाता है, यहाँ पर इतने में ऐसे करके लाल हो जाता है, इतना सॉफ्ट स्किन होती है। और ऊपर से आपने, इसीलिए देखिए जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है उसको यूज्ड कपड़े पहनाए जाते हैं, यूज्ड कपड़े। जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं उनको फ्रेश कपड़े नहीं पहने जाते हैं, कॉटन के यूज्ड कपड़े,
कि उसमें केमिकल नहीं होगा। धुल करके नहीं, यूज में क्या होता है, वो कपड़ा सॉफ्ट हो जाता है, कॉटन जितनी बार धुलेंगे कपड़ा सॉफ्ट हो जाता है। यस, धुलते धुलते और सॉफ्ट हो जाता है। उसके अंदर जब भी कपड़ा बनाते हो तो केमिकल तो रहता ही रहता है। हाँ, सॉफ्ट हो जाता है। हम लोग तो खैर, हम बच्चे की स्किन बड़ी सॉफ्ट होती है यार, किस केमिकल से रिएक्ट कर जाए क्या पता आपको। अब वो कपड़ा आया है, अब उसमें क्या केमिकल है, कलर में केमिकल तो होता ही है, तो अब वो केमिकल बच्चे के स्किन से रिएक्ट कर गया, फिर अब करेंगे क्या। छोटा सा बच्चा बता तो पाएगा नहीं, वो बोल भी नहीं सकता है, कुछ नहीं कह रहा, पड़ा हुआ है। भाई बच्चा है, बच्चे से पॉटी करके से पड़ा रहता है, उसको क्या पता, उसको पता ही नहीं पॉटी क्या होता है। ये तो हमारी जिम्मेदारी होती है हम जाके देखें कि बच्चा बिस्तर पे है कि नीचे है। कभी कभी होता है ना, करवट लेकर के नीचे गिर जाता है, हमको पता ही नहीं है, तो इसीलिए उसको अगल बगल पिलो लगा के रखा जाता है कि ये लुढ़कने न पाए। भाई साहब कितनी तरफ लुढ़क सकते हैं। हेड देखिए कितना कितना सॉफ्ट हेड होता है। अभी तो पता नहीं टेक्नोलॉजी सब चेंज हो गई, नहीं तो सरसों जानते, सरसों, हाँ सरसों की तकिया बनाते थे। क्यों घूम करके देखा आपने पीछे? आपने नहीं इस्तेमाल किया क्या? आपको क्या पता, मम्मी से पूछिएगा। भाई ये तो मम्मी बताएंगे ना, ऐसा होता ही नहीं है कि सरसों की तकिया होती है तो, और वो क्या होता था, हेड उसी पे एकदम रेस्ट करता था, तो सॉफ्ट होती है। और नहीं तो ऐसी कोई हार्ड तकिया रखी तो सिर ऐसे हो गया, पता लगा ये चपटा हो गया। ब्रेन यहीं पे होता है ना पीछे, और इसीलिए कहते हैं छोटे बच्चों को कभी यहाँ नहीं मारना चाहिए। प्यार से हम लोग ऐसे मार देते हैं, कभी नहीं मारना चाहिए। पहली बात तो मारनी नहीं चाहिए मारना ही नहीं चाहिए, पहली बात मारना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कभी नहीं मारना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कि पता लगा कि वो हैं। भाई कभी कभी ये होता है, आपने यहाँ पे हाँ तेजी से मार दिया, उसकी मेमोरी चली गई, अब मुझे कि हम कहाँ हैं, अब आप परेशान हो जाएंगे। उसके बाद फिर एक झावड़ में हम कहाँ हैं तो अब आपको लगा अरे ये क्या हो गया। ठीक है, चलिए हम ये कहना चाह रहे थे कि जब क्लोरोफॉर्म की हाइड्रोलिसिस की तो पहले क्या बना क्लोरोफॉर्म की हाइड्रोलिसिस की तो पहले क्या बना, पहले ये बना अनस्टेबल कंपाउंड, 3 OH आ गए, तीनों क्लोरीन हटा करके 3 OH आ गया। और उसके बाद फिर ये अनस्टेबल होने की वजह से क्या हुआ, वाटर निकल गया। वाटर निकला तो क्या बना, फॉर्मिक एसिड पहले बना। लेकिन हमने ये कहा कि फॉर्मिक एसिड NaOH की वजह से बनना ही नहीं पाएगा। एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, हाउ इट इज पॉसिबल, क्या होगा फिर, ये रिएक्ट कर जाएगा। हाँ तो क्या बना दे फिर, HCOONA, सोडियम फॉर्मेट बनेगा। अब मेरा क्वेश्चन सुनिए, क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट इज द आंसर। अगर कोई बोलता है फॉर्मिक एसिड, देन गलत है, लेकिन कंप्रोमाइज कर सकते हैं। गलत है, गलत है, गलत है, बट उसकी भावनाओं का आदर करिए, आप समझ जाइए कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, कम से कम इतना तो बताया, यहां तक तो पहुंचा वो फॉर्मिक एसिड। एग्जैक्टली अगर पूछा जाएगा तब तो सोडियम फॉर्मेट ही बनेगा, क्योंकि इसकी प्रेजेंस में एसिड बन ही नहीं सकता है। ठीक है, खाली रिएक्शन ही कॉपी कर दी हाइड्रोलिसिस में। यहां से स्टार्ट करिए, CHCl3 प्लस कितना डालेंगे, 3 NaOH, क्योंकि 3 Cl था, प्लस 3 NaOH। तो पहले Cl हटा के OH लगा दीजिए, CH लिख के OH 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 3 OH लगा दीजिए, एंड देन राइट अनस्टेबल, अनस्टेबल। एक वाटर ऐसे निकालिए, एक से H लीजिए, एक से OH, वाटर निकाल के क्या बचा फिर, फॉर्मिक एसिड, HCOOH, इट बिकेम फॉर्मिक एसिड। फिर आगे एरो पे लिखिए NaOH, फॉर्मिक एसिड फर्दर रिएक्ट कर जाती है NaOH से, एंड देन फाइनली सोडियम फॉर्मेट इज ऑब्टेन्ड, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। फिर अगली प्रॉपर्टी करिए, नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्लोरिनेशन, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्लोरिनेशन, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्लोरिनेशन। और आप देखिए जरा,
फर्दर अगर क्लोरिनेशन करा दें क्लोरोफॉर्म का तो CCl4 बन जाएगा बस। फर्दर हम लोगों ने क्लोरिनेशन करा दिया तो देखिए ना CHCl3 प्लस Cl2, तो एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन और लगा दें बस, यही तो कर रहे थे क्लोरिनेशन में, तो CCl4 बन जाएगा बस। और क्या हो जाएगा, रिएक्शन लिखिए डायरेक्टली CHCl3 प्लस Cl2, CHCl3 प्लस Cl2 and on the arrow sunlight H mu, on the arrow H mu sunlight, on the arrow sunlight giving CCl4 plus side product HCl, CCl4 plus HCl, HCl। फिर नेक्स्ट करिए नंबर 5। नंबर 5 क्या है, नाइट्रेशन। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन। फिर नाइट्रेशन के बारे में कुछ कमेंट करिए, कुछ बताइए, व्हाट इज नाइट्रेशन। हाँ करेक्ट, क्या ऐड हो जाता है, खाली NO2 ऐड हो जाता है, कुछ हटता भी है क्या, कुछ हटता है, लेकिन वो बताएंगे नहीं क्या हटता है। देखिए नहीं, नाइट्रेशन इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाइट्रेशन, हेलोजनेशन, सल्फोनेशन, दीज आर 3 कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन तीनों में क्या होता है, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड थ्रू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरे केमिस्ट्री में जहां भी नाइट्रेशन, सल्फोनेशन या क्लोरिनेशन आपने देखा, तुरंत क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन हटाते हैं, एक हाइड्रोजन हटा के उसी की जगह पर अगर हेलोजनेशन किया तो Cl आ जाता है, नाइट्रेशन किया तो NO2 आ जाता है, NO2 आ जाता है, और अगर सल्फोनेशन किया तो SO3H आ जाता है, SO3H। तो ये 3 चीज अगर हम लर्न करके रखें तो आगे से हमको ये तीनों रिएक्शन याद नहीं करना पड़ेगा। हमने क्या क्या कहा, अगर क्लोरिनेशन किया तो Cl ऐड हो जाता है, नाइट्रेशन किया तो NO2 ऐड हो जाता है, और सल्फोनेशन किया तो SO3H ऐड हो जाता है। नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, अगर क्लोरीन डाल दिया तो क्लोराइड बन गया, क्लोरीन से रिएक्शन किया तो क्लोराइड बन गया, NO2 इज कॉल्ड नाइट्रो, नाइट्रो ऐड हो जाता है कंपाउंड में, एंड दिस इज कॉल्ड सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। तो अब जैसे हमको इसके पहले देखिए, मीथेन का हमने नाइट्रेशन किया, किसी भी एल्केन का नाइट्रेशन किया, तो देखिए H हटा के और NO2 लगाइए तो क्या बन गया, RNO2। पहले था एल्केन, अब इसमें ये ऐड कर दीजिए बस, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। फिर जरा देखिएगा, मेरे पास बेंजीन थी, नाइट्रेशन करा दिया, क्या हटा के क्या लगाया, नहीं क्या हटा के क्या लगाया, बस H कहां से हटाया, कहीं से हटा दिया, एक हाइड्रोजन हमने हटाया और वहीं पर हमने NO2 लगा दिया, नाम क्या हो गया, नाइट्रोबेंजीन। तो बेंजीन था, नाइट्रोबेंजीन, मतलब किसी भी कंपाउंड का नाइट्रेशन करते हैं तो क्या हटा के क्या लगाते हैं, सुनिए बताइए, बस H हटा के NO2 लगा देते हैं। और फिर नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो नॉमेनक्लेचर रिमेन्स द सेम, खाली उसके नाम के आगे नाइट्रो लग जाता है बस। तो जैसे एल्केन था नाइट्रो एल्केन, बेंजीन था नाइट्रोबेंजीन, ग्लिसरॉल, हाँ अब ग्लिसरॉल के साथ में दिक्कत है, 3 OH था, ग्लिसरॉल में 3 OH था, तीनों रिएक्ट करता है, रिएक्शन कर चुके हैं हम लोग, OH, OH और OH, ये OH, ये तीनों हटता है, तीनों हटा के हम लोग NO2 लगा देते हैं। तो अब नाइट्रो नहीं बोलेंगे, 3 बार नाइट्रो आया है, ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरॉल, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरॉल। तो 2 होता तो डाई नाइट्रो बोलते, 3 होगा तो ट्राई नाइट्रो ग्लिसरॉल। लेकिन अब नाइट्रेशन पूरे केमिस्ट्री में कहीं भी आया तो मेरे ख्याल से आपको लर्न करने की जरूरत है, खाली हाइड्रोजन ही तो हटाते हैं, हाइड्रोजन हटा के NO2 लगा देते हैं। हाँ बोले,
क्योंकि जो बॉन्ड ज़्यादा वीक होगा, OH बॉन्ड कैसा होगा? वीक की स्ट्रॉन्ग? वीक होगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बॉन्ड तो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है यार, तभी तो एल्केन पैराफिन हो जाता है। ये बॉन्ड टूटता कहाँ है? पैराफिन का मतलब क्या? लीस्ट रिएक्टिव। एल्केन कहाँ रिएक्ट करता है? अगर हाइड्रोजन जब कार्बन से अटैच है तो बॉन्ड बड़ा वीक रहता है, वो रिएक्ट ही नहीं करता है, तो बस खाली यही वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, OH वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे क्लोरोफॉर्म का नाइट्रेशन करना है तो हम लोग इस पे आ जाएं, क्लोरोफॉर्म के नाइट्रेशन पे। तो देखिएगा जरा, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला था CHCl3, ये हटाएंगे, H हटा के और NO2 लगा दिया हमने, तो देखिएगा C और NO2 को एम्फसाइज करने के लिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया, आपको पता लगे कि H हटा है यहाँ से, और यहीं पर लास्ट में क्या बचा? Cl3। तो अभी जो हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर का तरीका किया था कि नेम वही रहता है, उसी में खाली नाइट्रो लगा दीजिए, तो नाम क्या हो गया? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। दिस इज नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, और यही कंपाउंड है जिसको टीयर गैस की तरह यूज करते हैं, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो अब तो टीयर गैस बना सकते हैं आप घर पे। कौन सी गैस? नहीं, अभी अभी आप कैसे बना रहे थे? एसिड, ये फाड़ के बना रही थी। हाँ टीयर गैस। ये भैया आंसू गैस है, ये पुलिस वाली यूज करते हैं। ऐसी तो कोई गैस अभी तक हमने देखी नहीं है, ये फाड़ने वाली गैस है। अच्छा ठीक है, ये आंसू गैस, जो टीयर गैस जो पुलिस यूज करती है, किस लिए? मॉब को डिस्पर्स करने के लिए यूज करती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन एक लाइन नोट करिए, लिखिए व्हेन हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, when heated with concentrated HNO3, then comma, chloroform undergoes nitration to give nitrochloroform, ब्रैकेट में टीयर गैस, in bracket write टीयर गैस, then chemical equation CHCl3 plus concentrated HNO3 H हटा के NO2 लगा दीजिए, CNO2Cl3, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, एंड अगेन यू मस्ट राइट टीयर गैस, क्योंकि इसी नाम से एग्जामिनेशन में आएगा, टीयर गैस के नाम पे, एंड प्लस साइड प्रोडक्ट H2O। नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, वाटर इज ऑलवेज फॉर्म्ड, और जब क्लोरिनेशन कराते हैं तो क्या बनता है साइड प्रोडक्ट में? नहीं, HCl बनती है। क्लोरिनेशन में हमेशा HCl बनती है, नाइट्रेशन में वाटर बनता है, सल्फोनेशन में वाटर में हमेशा बनता है। फिर अगली प्रॉपर्टी करिए, नंबर 6, एक्शन ऑफ सिल्वर। नंबर 6, एक्शन ऑफ सिल्वर। अब देखिए जरा, अभी ये सारी प्रॉपर्टी हम लोग आइडोफॉर्म में रिपीट करेंगे। अब आइडोफॉर्म में इतने रिएक्शन नहीं है, क्योंकि जो कॉमन है उसको नहीं करेंगे, बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। जब किसी भी हेलो फॉर्म को, क्लोरोफॉर्म इज अ हेलो फॉर्म, आइडोफॉर्म इज अ हेलो फॉर्म, जब आप इसको देखिए, इसके साथ हमने रिएक्ट किया, CH हमने ऐसे लिखा, Cl,
प्लस 6 Ag और उसके बाद दूसरे वाले मॉलिक्यूल को हमने यहीं पर ऐसे फैला के लिख दिया, प्लस हमने ये किया प्लस CH और ये Cl। उसके बाद हमने जब हीटअप किया तो ये देखिए, ये गेस करिए जरा, यस 6 AgCl, ये बाहर हो गया। जो बचा, क्या बचा? हाँ ये देखिए, ये बचा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। C2H2 क्या होता है? C2H2 यही तो होता है, एसिटिलीन। तो मतलब ये किसकी प्रिपरेशन है? ये अल्काइन की प्रिपरेशन है। ये क्लास 11 में आती है हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में। मतलब क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म से आप एसिटिलीन बना सकते हैं। क्या करना पड़ता है? सिल्वर पाउडर के साथ हीटअप करना पड़ता है। ठीक है, डायरेक्टली रिएक्शन लिखिए, ऐसे ही कॉपी करिए, CH फिर 3 सिंगल बॉन्ड बना के Cl प्लस 6 Ag प्लस इसको उल्टा करके लिखा, पहले CH लिखा और उसका Cl उल्टा करके लिखा, फिर इधर से Cl ऐसे इनक्लोज करिए, इधर से Cl, तो ये मिलकर के 6 AgCl निकल जाएगा। ऑन द एरो डेल्टा हीटेड गिविंग CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन प्लस साइड प्रोडक्ट बना दिए 6 AgCl साइड प्रोडक्ट 6 AgCl। अब तो टाइम नहीं है, फिर अगले टर्न पे किया जाएगा क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया। और वेंसडे को हम लोग की क्लास मतलब डायरेक्टली बायो के लिए आइएगा, केमिस्ट्री हम नहीं होगी क्योंकि उस दिन मेरा एग्ज़ाम है, पेपर है। ठीक है, 2 to 5 आई विल बी इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो माइक्रोबायोलॉजी का पेपर है माइक्रोबायोलॉजी आपके कोर्स में है इकरा? नहीं, आप तो मैथ्स वाले हैं ना, बायो है, तो माइक्रोबायोलॉजी नहीं आप में है, बायोटेक्नोलॉजी है। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी वेरी इंटरेस्टिंग, उसमें और डिटेल है मतलब। तो अब फिर जैसे पढ़ना पड़ेगा हमको क्योंकि हमारा सब्जेक्ट नहीं है ना, तो इसलिए फिर वेंसडे को नहीं होगा, फ्राइडे को हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए इसको पहले कंप्लीट कर लिया जाए, एक और कर लिया जाए। नेक्स्ट करिए एक और, नंबर 7। टोटल कितना था? 9 प्रॉपर्टीज थी, ओनली 9। नंबर 7 देखिए, नंबर 7 कार्बिल अमीन रिएक्शन, हेडिंग करिए CARBYL, पूरा एक वर्ड है, सिंगल वर्ड, कार्बिल अमीन रिएक्शन। नो स्टॉप राइटिंग। कार्बिल अमीन का फॉर्मूला कोई बता सकता है क्या? हाँ, वो है NC कि HC? आपने दोनों बोला, NC HC बोला क्या आपने? NC बोला। अच्छा ठीक है, हाँ तब सही है। RNC, RCN क्या होता है? साइनाइड। RNC आइसोसाइनाइड इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बिल अमीन। इसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी बताएंगे क्या? हाँ, अनप्लीजेंट स्मेल। पूरे केमिस्ट्री में किसी न्यूमेरिकल में अगर ये वर्ड आया कि A को B के साथ रिएक्ट किया तो अनप्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड मिला, तो यही कंपाउंड होगा। ठीक है, और इसका अपोजिट प्लीजेंट स्मेलिंग एस्टर। एस्टर्स आर प्लीजेंट, कहीं लिख लीजिए, एस्टर्स हैव प्लीजेंट ऑर्डर। एस्टर्स का फॉर्मूला RCOOR-, एस्टर्स हैव प्लीजेंट स्मेल एंड isocyanide RNC, isocyanide have unpleasant smell.
आइसोसाइनेट्स हैव अनप्लीजेंट स्मेल। चलिए खाली हेडिंग करके छोड़ दिए, फिर इसको अगले टर्न पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।